रहीम। चलिए जी, बात यह है कि राइटर्स ऑन क्वालिटी जो हैं ये चंद एक सिलेक्टेड लोग हैं जिन्होंने हमें बाकायदा तौर पे वो बुक्स वो मटेरियल प्रोवाइड किया है जिसकी मदद से हम क्वालिटी को अपडेट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। और इन्होंने वो पैसेज या वो एस्पेक्ट कवर अप किए हैं जिनकी मदद से हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर मेथडोलॉजी के तहत हम अपनी क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम जब इसके ऊपर बात करते हैं रिलेटेड विद दैट इशू, लेट मी चेंज द इंटरनेट ऑफ माय डिवाइस। मैं अपनी डिवाइस का इंटरनेट चेंज करना चाह रहा हूँ और लेट मी स्विच टू अनदर इंटरनेट, किसी दूसरे इंटरनेट पे मूव करना चाह रहा हूँ। तो चलिए हम अपने काम को जारी रखते हैं। तो देखिए, जब हम ये बात कह रहे हैं आपसे कि क्वालिटी राइटर्स ऑन क्वालिटी, वो लोग जिन्होंने क्वालिटी के मतलब हमें रिटर्न मटेरियल प्रोवाइड किया है, कौन लोग? सबसे पहली चीज़ तो इसके अंदर ये आती है बच्चों के पॉपुलर नेम के अंदर सबसे पहले तो डेमिंग का नेम आता है, जिसके 14 पॉइंट्स और गाइडलाइंस को अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। उसके बाद जुरान आता है, फिर जो है फिजन बॉम आता है और फिर क्रॉस पे आता है। ये वो राइटर हैं जो क्वालिटी के हवाले से बड़ी अहम बात कर रहे हैं। अच्छा, तो एक बच्चा सिक्स सिग्मा के हवाले से बात करनी चाहता है या पूछना चाहता है, तो मैं अभी बात कर देता हूँ, इसको रिव्यू कर देता हूँ आपको। देखिए, कभी आपने स्टैटिस्टिक्स में ये पढ़ा होगा कि एस यानी एक्स बार प्लस माइनस स्टैंडर्ड एविएशन, एक्स बार प्लस माइनस स्टैंडर्ड एविएशन, इसके 3 मेयार होते हैं। अगर हम क्वालिटी में बहुत ही कम फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहते हैं तो एक्स बार प्लस माइनस स्टैंडर्ड एविएशन, इससे ज़्यादा चाहते हैं तो 2 स्टैंडर्ड एविएशन, इससे ज़्यादा फ्लक्चुएशन चाहते हैं एक्सेप्टेबल है तो एक्स बार प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड एविएशन, ये फाइनल होता है। इसको हम 6 सिग्मा कहते हैं, इसको हम 6 सिग्मा कहते हैं। अब इसकी आसान सी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ जिससे बेशक ज़्यादा रेलेवेंट ना हो। तो आप समझिए कि मेरी एक जूस की फैक्ट्री है और उसमें जूस का एक पैकेट जो है वो 250 मिलीलीटर का है। होता है ना छोटा जूस का पैकेट जो हम पीते हैं, वो 250 मिलीलीटर का है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मशीन 250 मिलीलीटर एग्जैक्ट पैक कर सकती है? तो आप कहेंगे नहीं, थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, क्योंकि पाइपलाइन भी है, कोई ड्रॉप्स का मामला हो भी सकता है थोड़ा बहुत, तो ये कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, या हम अपने प्रोसेस को थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अच्छा जी, चलें ऐसा करते हैं कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। आप कहते हैं जी इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना सर, वो 2 मिलीलीटर है, यानी 2 मिलीलीटर कम या ज़्यादा हो सकता है अमूमी तौर। तो हम कहते हैं जी कि इसकी पैकिंग ये कहती है कि 250 मिलीलीटर से 2 मिलीलीटर कम या ज़्यादा ये हो सकता है, 2 मिलीलीटर कम या ज़्यादा हो सकता है। इसका मतलब ये है कि एक जूस का पैकेट ख़रीदने वाला या तो उसे 248 मिलीलीटर मिलेगा या उसे 252 मिलीलीटर मिलेगा। ठीक हो गई बात? समझ आई जी बात की? अगर मैं इससे ज़्यादा फ्लक्चुएशन चाहता हूँ तो मैं कह दूंगा एक्स बार प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड एविएशन। फिर मैं कहूँगा अच्छा जी 250 में से ना तुम ऐसा करो 4 मिलीलीटर कम या ज़्यादा कर सकते हो, तो फिर प्रोसेस जो है इससे भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगा। फिर इसके अंदर जो लचक आ सकती है वो आ सकती है 246 मिलीलीटर से लेकर 254 मिलीलीटर तक। जी बच्चे, समझ आई? और अगर इससे भी ज़्यादा करना चाहते हो तो फिर 3 की मिसाल ले लो। फिर आप क्या करोगे, 250 मिलीलीटर होता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 250 प्लस माइनस 6, तो फिर ये 200 यानी 244, बल्कि 244 से लेके ये 246
56 मिलीलीटर तक हो सकता है इसके अंदर जूस। तो ये बच्चे हो गया जिसको हम कहते हैं कि ये प्रोसेस जो है 250 से इतना ज़्यादा इतना कम, वो सिग्मा जो है, जो उसको आप स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, जो आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ी थी, उससे हम अंदाज़ा करते हैं कितना फ्लक्चुएशन हो सकता है। जी बच्चे, जवेरिया क्लियर है? शाबाश, 151 ठीक होगा। चलिए क्वालिटी राइटर पे बात करें। क्वालिटी राइटर पे डैमिंग पे बात नहीं करूँगा, चूँकि मैं पहले 14 पॉइंट्स पे बात कर चुका हूँ। इसके लास्ट जो पहला आर हमने यूज़ किया है जेरान, फिजनबैम, क्रॉसबे, और इसके अलावा मैं बात करूँगा आपके साथ जो जैपनीज़ राइटर है जिसको हम जी ओची का नाम देते हैं, ओची, ठीक है जी। इसके ऊपर हम बात करें। अच्छा, मैं जी ओची के ऊपर बात करने से पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड के ऊपर जाना चाहूँगा, फिर मैं चलूँगा जियोरान की तरफ। देखिए, जी ओची की या ओची की जब मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले तो एक बैकग्राउंड ये जहन में आनी चाहिए कि एक ज़माना था जब जैपनीज़ ने अमेरिकन से वॉर में डिफीट हासिल खा गए, वो गालिबन वर्ल्ड वार 2 हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि एलाइड फोर्सेस ने कहा कि जी जापान से कि जी आप हमें तवाने जंग दें। अब जापान के पास तो तवाने जंग कहाँ से देना, तो वो तो कोई इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते नहीं थे। बहरहाल एट दैट टाइम इन्होंने इसकी क्वालिटी पे काम शुरू कराया, ये क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए, क्वालिटी पे वर्किंग शुरू हो गई। डॉक्टर डैमिंग ने उनकी बड़ी हेल्प की, क्वालिटी इम्प्रूव होना शुरू हो गई। जैपनीज़ ने क्वालिटी को पकड़ा। नतीजा ये कि टोयोटा, मित्सुबिशी, होंडा आगे आए नए ब्रांड के तौर पे, और आहिस्ता आहिस्ता जैपनीज़ कार मैन्युफैक्चरर ने आगे आना शुरू कर दिया। मैं आपने जिन्हें अबाव अजदाद से सुना है तो वो कहते हैं कि जो मेरे ग्रैंड फादर हैं उनके पास जो गाड़ी थी वो जर्मन थी। मेरे वालिद के दौर से आगे हम जैपनीज़ गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, यानी दादाजी को जो है वो कोई छोटी गाड़ी थी लेकिन जैपनीज़ थी वो, और सॉरी जर्मन थी, वो यूज़ किया करते थे। तो उस ज़माने में पाकिस्तान में फॉक्सी बहुत यूज़ होती थी, पॉपुलर ब्रांड था, बीटल जिसको कहते हैं आम लोग, और वॉक्सवैगन की कार है, और मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू, ये गाड़ियाँ थी दुनिया में पॉपुलर थी। अमेरिकन और ब्रिटिश गाड़ियाँ पॉपुलर थी, लेकिन जैपनीज़ ने पहली अचीवमेंट ली 70s के अंदर। टोयोटा ने गाड़ियाँ अच्छी बनाना शुरू की, 72 सक्सेसफुल मॉडल, 86 का सक्सेसफुल मॉडल, 91 में, 95 में मेरा हाल एक और मॉडल दिया। इस तरह फिर जैपनीज़ ऊपर आना शुरू हुआ। अब नतीजा ये हुआ कि जो जैपनीज़ हैं वो इस वक्त टॉप ऑफ द लाइन कार प्रोड्यूसर हैं, और टॉप ऑफ द लाइन कार प्रोड्यूसर का मतलब क्या है? मतलब ये है कि टॉप ऑफ द लाइन प्रोड्यूसर का मतलब ये है कि इस वक्त जो है जापान ऊपर आता आता अमेरिकन से भी ऊपर चला गया। अब कल एक मसला ये था कि जैपनीज़ प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर कैसे हो, और आज 90s के बाद ये मसला पैदा हो गया कि जैपनीज़ अमेरिकन से आगे क्यों है। अब इस पर रिसर्च शुरू हो गई कि ये पता किया जाए कि इनकी क्वालिटी का राज क्या है। तो अब इनकी क्वालिटी का राज जानने के लिए हमने कोशिशें शुरू कर दी। अब वो कोशिशें ग्रेजुअली मुख्तलिफ प्रोसीजर्स, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ से होती गई, और उसके अंदर एक ओची की रिसर्च है जिसने फ़र्क बताया है कि जैपनीज़ क्या करते हैं ऐसा जो अमेरिकन नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर सबसे पहले तो उसने ये बताया है कि यानी वो रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश की है कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट लो प्राइसेस पे कैसे कर गए। तो वो उसने डिस्कवर किया है कि समथिंग दैट वाज गिविंग टू कंपेटिटिव एडवांटेज
कि क्या ऐसा जापानीज़ ने किया है जो उन्हें कंपेटिटिव एडवांटेज दे रहा है दूसरों के मुकाबले में, जो दूसरों के मुकाबले में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एट लो प्राइसेस दे रही है। इसकी क्या वजह? सबसे पहले उसने कहा कि अमेरिकन कंपनीज कुड बी सक्सेसफुल एज जापानीज, अगर वो ये कर लें जो जापानीज कर रहे हैं तो अमेरिकन भी कामयाब हो सकते हैं। क्या करें? सबसे पहली बात यह है कि हाईली इफेक्टिव मैनेजमेंट स्टाइल अडॉप्ट करें। दूसरी बात यह है रिकमेंड सर्टेन जापानीज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। कौन सी प्रैक्टिसेस? थ्योरी अब शुरू हो रही है, ध्यान रखना, इससे पीछे सारी तमहीद ही है। क्या हुआ? इंट्रोडक्शन क्या ऐसा हुआ कि कम पैसों में अच्छा बना लिया? क्या हुआ कि जापानीज़ अमेरिकन से आगे निकल गए? एक अच्छा इफेक्टिव मैनेजमेंट स्टाइल रखें। वो भाई कौन सा स्टाइल? आप बताने लगे। पहली बात ये, ग्रुप इंटरेक्शन एंड कॉन्सेंसस डिसीजन मेकिंग। टीम्स बनाना और टीमों में आपस में अच्छा रिलेशनशिप पैदा करना और जमहूरी तरीके से, कॉन्सेंसस के तरीके से, यानी इत्तफाक राय से फैसले करना। ठीक है, किससे फैसले करना? इत्तफाक राय से फैसले करना। हर बंदे की ओपिनियन को पूल करना। नेक्स्ट, लेस हायरार्की एंड मोर डेवलप्ड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हायरार्की कम है लेकिन एक डेवलप अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी में एक ख़ास बैलेंस है, जबकि जो है ज़्यादा पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट स्टाइल है लेकिन लेस हायरार्की पे दबाव है। सिर्फ ये नहीं कागज़ के ऊपर सिर्फ ये बना हुआ है कि जनाब ये, सिर्फ ये नहीं कि कागज़ के ऊपर बना हुआ है ये सीनियर है, ये इसका जूनियर है, ये उसको ओबे करेगा, वो उसको ओबे करेगा, ये नहीं है। इससे ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का तयन किया जा सके। मोर पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट स्टाइल, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, मालूमात का तबादला आज़ादाना और हर बंदे का मैनेजमेंट के अंदर बाकायदा राय शामिल करना, हर बंदे को राय देने की इजाज़त देना। ये वो तीन चीज़ें हैं जो वो कहते हैं कि जनाब अमेरिकन जो है वो ऑटोक्रेटिक है, और सबसे ऑटोक्रेटिक ना सही लेकिन जल्द फैसला कर, जल्दबाजी करते हैं फैसलों में। लिहाजा जापानीज़ कहते हैं कॉन्सेंसस बेस्ड डिसीजन, सिर्फ हायरार्की नहीं, एक बैलेंस, एक तवाज़न अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में, और ज़्यादा पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट स्टाइल। तो एक तो बच्चों ये हो गया। दूसरी चीज़ जो हमें नज़र आती है वो है जी ओची की जो थ्योरी जो कहती है वो ये कहती है कि भाई बात ये है कि पहली चीज़ ये है, एम्प्लॉई हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर कनेक्शन विद कंपनी। जब तहकीक की गई तो पता चला कि कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कंपनी के साथ सिर्फ जॉब का रिश्ता नहीं रखते, वो तो उसके साथ मोहब्बत रखते हैं, लगाव रखते हैं अपने ब्रांड के साथ, उसको वो अपने सीने से लगा के रखते हैं, यानी उसे एक तरह से जो है वो अपनी अफेक्शन, अपनी मोहब्बत समझते हैं। दूसरी बात, रिक्वायर हाई लेवल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट एंड राइट फैसिलिटीज़। एक महफूज माहौल जिसके अंदर सही फैसिलिटीज़ काम के लिए दी गई हैं, और उसके साथ पॉसिबिलिटी फॉर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, एक पॉसिबिलिटी बनाई हुई है जिसके अंदर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट हो सकता है, और उसके साथ साथ एनकोर अजम्पशन इज़ डैट एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड क्या है, रेसिप्रोसिटी सपोर्ट फ्रॉम देयर ऑर्गेनाइजेशन। वो रेसिप्रोसिटी यानी जवाब में, अपनी मेहनत के जवाब में वो समझते हैं कि मैनेजमेंट उन्हें सपोर्ट करेगी। अच्छा, एक बात तो ये तो बात समझ आती है कि जी ट्रेनिंग दी जाती है, उनके फ़ैसले को राय में शामिल किया जाता है, उन्हें महफूज माहौल दिया जाता है जॉब के लिए। लेकिन ये भी याद रहे कि मैं एक दफ़ा एक वाक़या हुआ हमारे टाउन में
कि कोई इन्वेडर इनसाइड आए और वो आकर चले गए कुछ सोसाइटी के अंदर। तो मैंने एक गार्ड से पूछा कि यार तुम्हारे पास बंदूक भी थी, तुमने उन पर गोली क्यों नहीं चलाई? उसने ये बात कही, उसने कहा कि सर मैं गोली तो चला देता और उससे वो डाकू मार भी जाता, लेकिन उसके मरने के बाद जो केस बनता, मुझे कौन सपोर्ट करने मेरे पीछे आता? सोसाइटी का चेयरमैन तो अपने घर चला जाता, आप अपने घर सो रहे होते, मेरे पीछे किसने आना? इसका मतलब है वर्कर ने जो करना है वो कर गुजरेगा, अगर उसे ये उम्मीद दिला दी जाए कि जब तुम जो भी करोगे हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे और जब तक तुम्हारा मसला हल नहीं होगा हम बैकअप पे खड़े हैं, तो जो एम्प्लॉई है वो सब कुछ करने को तैयार हो जाएगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है। देखिए एक सोल्जर है, वो कहता है जी मैं जाता हूँ आगे गोली मार देता हूँ किसी रूल वायलेट करने वाले को या किसी मदाखलत करने वाले को, लेकिन बाद में फ़ौज ही मुझे उठा के कहे कि जनाब तुमने ये क्यों किया, तो वो तो गोली नहीं चलाएगा। तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट चाहिए होती। लेकिन एक बात है, क्वालिटी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है वर्क एंड लाइफ बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वर्क एंड लाइफ में बैलेंस नहीं है तो क्वालिटी पैदा नहीं हो सकती। इफ यू वांट टू गेट द क्वालिटी यू मस्ट मेक अ बैलेंस बिटवीन लाइफ एंड योर, यानी कि काम करने के आवर्स कितने होंगे, रिलैक्स रहने के आवर्स कितने होंगे, उनका आपस में एक तवाज़न कैसे होगा। अगर ये तवाज़न नहीं होता फिर ये कहने की बातें हैं कि आप अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद ये है अज्यूम एम्प्लॉय ट्रस्ट that they carry out their work properly with right support from management। तो हम अज्यूम करते हुए ये करते हैं कि जी वर्कर अपना काम खुद ही ठीक कर लेंगे। तो पहली बात ये कि जनाब ऑर्गेनाइजेशन के साथ जॉब का लगाव नहीं है, मोहब्बत है अपने ब्रांड के साथ, अपने नाम के साथ। उन्हें पता है कि मैनेजमेंट हमें सपोर्ट करेगी, उन्हें पता है कि मैनेजमेंट उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगी, ट्रेनिंग भी मिलेगी, लाइफ लॉन्ग जो है वो एक जो है ताल्लुक़ रहेगा, लाइफ लॉन्ग एक ताल्लुक़ रहेगा। ठीक है जी। अच्छा, और एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग का हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मौका मिलेगा, और ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ अपनी एफिलिएशन को कभी कैंसिल नहीं करेगी। अब इस तरह का ताल्लुक़ हो कि ऑर्गेनाइजेशन कहे कि जी अपने गम हमें दे दो और हमारे मामला तुम देखो, तो ये तो एक्सचेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना जी, ये तो फिर इशू ही कोई ना हो जी बच्चों। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई, थ्योरी बाय जी ओची जी। शाबाश शाबाश शहबाज। ये टॉपिक मैंने अभी रिपीट किया है जवेरिया के कहने पे, और उसके बाद मैं 2 टॉपिक आगे आ चुका हूँ बेटा। ठीक है, उस वक्त मैंने पूछा भी तो आप लोगों ने कहा ठीक है, फिर मैं दोबारा आया तो उन्होंने दोबारा फिर कहा कि जी ये करा दें, मैंने दोबारा फिर करा दिया। ठीक है, अब मैं 2 टॉपिक आगे आ चुका हूँ। ठीक है, तो अब मैं मेरा बेटा रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है, वो मैं सेंड कर दूंगा, तो अब आप देख लेना। फिर भी कोई मसला हो तो मैं कोई ना किस तरीके से आप मुझे व्हाट्सएप पे पकड़ लो, मैं कर दूंगा भाई। चलिए बात करते हैं हम। तो ये हो गया जी ओची। अब डैमिंग भी हो गया, ओची भी हो गया, दोनों मुकम्मल हो गए। डैमिंग डन, ओची डन। चलते हैं ज्यूरॉन की तरफ। ज्यूरॉन क्या कहता है? ज्यूरॉन एक ट्राइलॉगी पेश करता है। कहता है क्वालिटी कैसे होगी, क्वालिटी कैसे बेहतर होगी। 4 बातें हैं जो बड़ी अहम। सबसे पहले क्वालिटी मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इज, लेट मी change my ink. Which ink I should choose? I should choose this one. पहली बात ये जी कि क्वालिटी प्लानिंग के बगैर नहीं हो सकती, और क्वालिटी प्लानिंग क्वालिटी मैनेजमेंट का पार्ट है। क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी प्लानिंग क्वालिटी मैनेजमेंट का पार्ट है, जिसके नतीजे में एक हमने क्वालिटी कंट्रोल करना है,
और दूसरा क्वालिटी इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना। ये है ज्यूरॉन ट्रायलॉगी। अब जहाँ तक सवाल है कि डॉक्टर जोसेफ जोरान कहते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद द ट्रायलॉगी, द वे ऑफ थिंकिंग अबाउट क्वालिटी, कि एक ऐसा मैनेजमेंट का निज़ाम हो जिसमें मंसूबाबंदी की जाए, मंसूबाबंदी करके क्वालिटी को कंट्रोल किया जाए और उसे मुसलसल इम्प्रूव किया जाए। तो इस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं और इसके लिए 3 काम करने ज़रूरी हैं। पहला काम है क्वालिटी बाय डिज़ाइन। क्वालिटी बेहतर हो सकती है लेकिन सबसे पहली चीज़ है इसमें क्वालिटी बाय डिज़ाइन। डिज़ाइन ऐसा बनाएं जिसमें क्वालिटी बेहतरी का चांस हो। दूसरी चीज़ क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस रेगुलेशंस कंट्रोल होने चाहिए। कोई असूल, कोई ज़ाब्ते, कोई प्रोसीजर, कोई निज़ाम, कोई रब्त, कोई सीक्वेंस जिसके तहत काम किया जाए तो मामला बेहतर हो। और उसके बाद क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, लीन सिक्स सिग्मा। लीन सिक्स सिग्मा ये एक और कॉन्सेप्ट है, इसको आगे चल के बात करते हैं इसके ऊपर, ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज़ इसके अंदर है डेट इज़ क्वालिटी प्लानिंग। इस क्वालिटी प्लानिंग के सबसे पहले तो एक क्वालिटी प्लानिंग होनी चाहिए। वी शुड प्लान फॉर क्वालिटी। अब देखिए प्लान क्या करें, हमने शुरू में पढ़ा था प्लानिंग से मुराद ये है एक ऐसा प्लान करें कि हमारा प्रोडक्ट जो सर्विस है वो सर्विस डिलीवर करे, हमारे कस्टमर को मुतमीन करे, वो फीचर इंश्योर करे जो फीचर एक प्रोडक्ट में हमने वादा किए हैं, कमिटमेंट किए हैं, मैनुअल में किए हैं, एडवर्टीजमेंट में किए हैं या प्रोडक्ट प्रमोशन के दरमियान किए। उसके बाद क्वालिटी दे देना काम नहीं, क्वालिटी को कंट्रोल करना काम है कि फिर उससे नीचे हमारी क्वालिटी ना आए। फिर जो आपने पैसेज या प्रोसेस या मेथड जो तरीकाकार अडाप्ट किया है हमेशा उसको अडाप्ट किए रखें। देयर शुड बी एक्ट ऑन अ गैप बिटवीन योर परफॉर्मेंस एंड योर गोल्स। जहाँ कहीं हमारे परफॉर्मेंस और हमारे गोल्स में फ़र्क नज़र आए उस पर एक क्या कह सकते हैं एक स्पेशल काम किया जाए, एक बाकायदा वर्कआउट किया जाए, ठीक है। और इस्तेमाल किया जाए स्टेटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल ताकि शुमारियाती तौर पे क्वांटिटेटिवली देखा जा सके कि हम कहाँ पर गलत हैं। और उसके बाद फिर इम्प्रूवमेंट जो मुसलसल, ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें मुसलसल इम्प्रूवमेंट है, ठीक है जी। और उसके अंदर क्या है कि हमेशा याद रखिए कि एक तो 4 बातें हैं, देयर आर द 4 R's। व्हाट आर द 4 R's? 4 R हैं कि जहाँ पे प्रॉब्लम है 4 R's। पहला रिपेयर, जहाँ पे ब्रोकन है फिक्स द थिंग्स। रिफाइन, चीज़ों को रिफाइन करो, जो भी है पहले से बेहतरी लाओ उसके अंदर। और फिर रिनोवेशन, इम्प्रूव, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाओ उसके अंदर। और उसके बाद क्या है री इन्वेंशन, दोबारा सोचो, थिंक अगेन, स्टार्ट ओवर विद ए क्लीन स्लेट। दोबारा फिर स्लेट पकड़ो, स्लेट को फिर साफ करो, साफ करके फिर दोबारा सोचो। एक दफ़ा कमाल हो गया ठीक है, दोबारा सोचो, हो सकता है उससे बेहतर कोई आइडिया आ जाए। तो जो टूटा है उसे फिक्स करो, ब्रोकन को जोड़ दो, जो है उसे रिफाइन करो, बेहतर करो, जो बन गया है उसे बेहतर प्रेजेंट करो, रिनोवेशन करो और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करो। और जो सोचा था बनाया था एक दफ़ा जीत के बैठ ना जाओ, दोबारा नए सिरे से मैच खेलो, दोबारा फिर नए सिरे से सोचो, तो यू कैन इम्प्रूव द क्वालिटी। तो अगर आप देखें तो ये जो मैंने ट्रायलॉगी बताया था इसमें यही 3 चीज़ें थी ना कि प्लानिंग करो, क्वालिटी कंट्रोल करो और क्वालिटी को इम्प्रूव करो। क्लियर बच्चों? बात समझ आ गई तो जी लिखकर एंटर कर दीजिए, शाबाश।
जी शाबाश। चलिए फिजनबाउम की तरफ चलते हैं। फिजनबाउम क्या कहता है? फिजनबाउम क्या कहता है? फिजनबाउम ये कहता है टोटल क्वालिटी कंट्रोल इज अ वे ऑफ मैनेजिंग बिजनेस टू सर्व द यूजर। ये एक तरीका है कि सर्व किया जाए यूजर के लिए। ये एक तरीका है कि बेस्ट डिलीवर किया जाए यूजर को, रिकग्नाइज किया जाए ऑर्डर्स को, अचीव किया जाए। कंपनी नीड्स टू वर्क एंड कोऑर्डिनेट द वे टू अकम्प्लिश द थिंग, के चीज़ों को अकम्प्लिश किया जाए। किस तरह से? तीन बातें। सबसे पहले क्वालिटी लीडरशिप। क्यों? बात यह है कहने से, दबाव डालने से काम नहीं होते। मैनेजमेंट शुड टेक द लीड इन फोर्स क्वालिटी एफर्ट। मैनेजमेंट खुद आगे बढ़े और लीड करे। लीड करने का मतलब ये होता है कि दबाव के तहत नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, प्रेशर से नहीं, बात को मनवाया जाए अपनी काबिलियत से। लीडरशिप का मतलब अपनी काबिलियत से बात को मनाया जाए। लीडरशिप का मतलब है अपने इल्म से बात को मनवाया जाए। लीडरशिप का मतलब है अपने तासुर और अपनी बातों से बात को मनवाया जाए। तो मैनेजमेंट आगे बढ़े और माइंड सेट चेंज करे, एटीट्यूड चेंज करे वर्कर्स का। ठीक है जी। मैनेजमेंट क्वालिटी टेक्नोलॉजी, जो ट्रेडिशनल क्वालिटी प्रोग्राम है, शुड बी रिप्लेस बाय लेटेस्ट क्वालिटी टेक्नोलॉजी सेटिस्फाइंग कस्टमर इन फ्यूचर। रवायती टेक्नोलॉजी को छोड़ दिया जाए, नई बात की जाए, नए मामूल पे जाया जाए। वो टेक्नोलॉजी लाई जाए जो कस्टमर को ज़्यादा अच्छा मुतमिन कर सकेगी फ्यूचर में। और ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट, मोटिवेशन एंड कॉन्टीन्यूस ट्रेनिंग ऑफ टोटल वर्कफोर्स, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी एंड द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। के ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट हो कि हमने अपनी क्वालिटी और सर्विसेज को पहले से बेहतर करना है, हमने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना है और हमने लीड करना है। तो देखिए कि क्यों नहीं बेहतरी आएगी, क्यों नहीं बेहतरी आएगी। तो हमने सबसे पहली बात क्या की बच्चों? किसी पे दबाव नहीं डाला जा सकता। अपने इल्म से, अपनी अकल से, अपनी सोच से लोगों को इंस्पायर कीजिए, लीड कीजिए। पुरानी रवायती मशीनें छोड़ दीजिए, नई टेक्नोलॉजी लाइए, नए टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कीजिए जिससे कस्टमर जो है वो मुतमिन हो आइंदा। और कमिटमेंट, 2 दिन एफर्ट की चुप करके, महीना जोर लगाया चुप करके, ऐसे तो कभी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। इम्प्रूवमेंट के लिए तो मुसलसल काम करने की ज़रूरत है। इम्प्रूवमेंट के लिए तो मुसलसल कोशिश की ज़रूरत है, फिर ही इम्प्रूवमेंट हो सकती है, वरना तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती। तो ये बच्चों हम बात कर रहे थे फिजनबाउम में। अब बात आ जाती है बड़ी इम्पॉर्टेंट, फिलिप क्रॉसबी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट का लीडिंग राइटर, सबसे अहम राइटर क्वालिटी मैनेजमेंट, क्रॉसबी। चलते हैं बच्चों इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन इस पर जाने से पहले मुझे अपना एक ही चार्जर है और वो दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करना पड़ेगा। लेट मी वर्क टू कनेक्ट विद अनदर डिवाइस। तो इसके साथ मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। चले, कर दिया जी। अच्छा बच्चों, आप यकीनन इंस्पायर होंगे फिलिप क्रॉसबी से। ये ऐसा राइटर है जो प्रोफेशनल्स को इंस्पायर किए बगैर रह ही नहीं सकता। ये प्रोफेशनल डॉक्टर्स हों, इंजीनियर हों या अकाउंटेंट्स हों, बहुत इंस्पायर करता है, चूँकि उसकी सोच ही ऐसी है, उसकी बात ही ऐसी है। वो कहता है जी कि बड़ा इन्फ्लुएंशियल ऑथर है। एट ए टाइम एक वक्त था कि ये सब बड़ी कंपनीज का कंसल्टेंट था। यानी एट ए टाइम
ये 500 फॉर्चून कंपनी यानी his consultancy company was advising 40% of Fortune 500 companies on quality management। इसकी जो कंपनीज है 40% यानी कंपनियां जो हैं 200 कंपनियां होंगी ना, तो 500 फॉर्चून कंपनीज को एडवाइजरी सर्विस दे रही थी क्वालिटी के। आप अंदाज़ा कैसे कर सकते हैं कि नॉलेज में कितनी पावर है। हाउ मच अ ह्यूमन कैन अर्न इफ हैज़ अ गुड नॉलेज। अगर वो अपने काम में महारत हासिल कर ले तो वो कितना कुछ बना सकता है, कितना चले पैसे को बात छोड़ दीजिए कि वो कितना डायनेमिक आगे जा सकता है। तो ही रोड बेस्ट सेलर क्वालिटी इज़ फ्री in 1979 at the time when quality movement was rising, innovative force in the business and manufacturing। जब क्वालिटी मैनेजमेंट राइज कर रही थी पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग में, उस वक्त उसने एक किताब लिखी जिसका नाम था क्वालिटी इज़ फ्री। वहाँ से वो ऊपर आ गया और फिर उसके बाद उसने एक कंपनी बनाई, ठीक है जी, और वो qualitygurus.com। तो उसके अंदर जो है, आई डोंट नो द राइट नेम है से, तो उसके अंदर उसने कहा जी कि फिलिप क्रॉसबे ने कहा कि क्वालिटी कन्फॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, क्वालिटी को इंश्योर करना या कन्फॉर्मेंस या क्वालिटी को लाजमी हासिल करना, ना तो हमें इससे कुछ ज़्यादा चाहिए और ना ही हमें इससे कुछ कम चाहिए। अल्फाज में देखिए, क्वालिटी कन्फॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स, हमारी सिर्फ क्वालिटी कन्फॉर्मेंस रिक्वायरमेंट है, हमें इससे ज़्यादा भी कुछ नहीं चाहिए तो इससे कम भी कुछ नहीं चाहिए। नथिंग मोर नथिंग लेस। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल वर्ड्स। यू सी क्या वर्ड्स हैं? दीज वर्ड्स आर क्वालिटी इज कन्फॉर्मेंस, क्वालिटी कन्फॉर्मेंस है टू रिक्वायरमेंट, नथिंग मोर नथिंग लेस, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। दिस इज वट ही वांट्स टू से। लेकिन दुनिया में एक होता है ना, हर जो एंटिटी है ना दुनिया में, वो आबे हयात पीना चाहती है। माने या ना माने इंसान ज़्यादा जीना चाहता है, माने या ना माने ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा अरसे तक राज करना चाहती है, माने या ना माने हर दुनिया का जी शऊर जानदार ज़्यादा देर राइज करना चाहता है। तो यहाँ क्रॉसबे ने ये बताया कि कंपनीज को किस तरह से कर सकती हैं, या वो कौन सी कंपनीज हैं जो फॉर एवर सक्सेसफुल हो सकती हैं, यानी जब तक बिजनेस वर्ल्ड है दे विल बी सक्सेसफुल अगर वो ये काम करें। बात तो बहुत बड़ी है, तो हर चीज़ फ़ानी है, लेकिन बहरहाल सुन लेनी चाहिए। देखते हैं क्या ऐसे गुर हैं, क्या ऐसे तरीक़ाकार हैं कि कंपनी फॉर एवर सक्सेसफुल हो सकती है। पूछते हैं जी जनाब, क्या तरीका हो सकता है? वो कहते हैं पहली बात तो ये है कि पहली बात तो ये है कि पीपल रूटीनली डू थिंग्स राइट फर्स्ट टाइम। लोग काम गलत करके क्यों सही करते हैं? पहली दफ़े काम ठीक क्यों ना किया जाए? भाई गलत करके भी तो ठीक करोगे ना, तो उजलत से काम क्यों करते हो? पहली दफ़े काम ठीक कर दिया करो। दूसरी बात है, चेंज इज एंटीसिपेटेड यूज टू एडवांटेज। देखिए एक चीज होती है रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब होता है कि आप काम कर तो रहे हैं, लेकिन काम को आप वक्त गुजरने के बाद कर रहे हैं।
काम में डिले है। क्यों? कि इधर एक कंपेटिटर ने एक्ट कर दिया, आपने सोचा और रिस्पॉन्स कर दिया, तो आपके एक्ट और रिस्पॉन्स में टाइम लैग है, तो ये रिएक्शन है। मामला रिएक्शन का नहीं, मामला एंटिसिपेट करने का है कि इधर कंपेटिटर सोचे, आप भी सोचें कि क्या रिस्पॉन्स देना है, इधर वो प्रोडक्ट ला के रखे, इधर जवाब हाजिर। एंटिसिपेट कि ठीक है जनाब, अगर टोयोटा लाएगा एक्सल आई तो हम रख देंगे सिटी, अगर वो लाएगा कैमरे तो हम रख देंगे स्विक। तो कहने का मतलब ये हो गया कि पत्ते पे पत्ता फेंकने वाली बात है, सोचने का वक्त नहीं है हमारे पास। तो काम पहली दफा ही सही किया जाए, और अगर तब्दीली का अमल है तो डिले क्यों? क्यों ना जैसे ही हालात बदले हम भी तब्दील हो जाए, एंटीसिपेट कर दें, एंटीसिपेट हो। ठीक है जी, रिएक्शन नहीं रिस्पॉन्स में होना चाहिए, जस्ट राइट ऑन द टाइम, थिंक बिफोर द थिंग्स आर हैपन। सोचो उस वक्त जब चीज़ें होने वाली हैं, चीज़ें होने के बाद क्या सोचना। और कंसिस्टेंट ग्रोथ इज कंसिस्टेंट, ग्रोथ इज कंसिस्टेंट एंड प्रॉफिटेबल। कि ग्रोथ कंसिस्टेंट रहे, प्रॉफिटेबिलिटी रहनी चाहिए, और फिर न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज व्हेन नीडेड, नए प्रोडक्ट और सर्विसेज उस वक्त जब उनकी ज़रूरत है। न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज व्हेन दे आर नीडेड एंड एवरीवन इज हैप्पी टू वर्क देयर। हर बंदा रो पिट के काम ना करे, हर बंदा खुशी से काम करे। तो अगर ये 5 काम कर लिए जाएं कि रूटीन में काम पहली दफ़ा ठीक कर लिया जाए, बजाय इसके कि काम ख़राब होने के बाद सही किया जाए, चेंज को एंटीसिपेट कर लिया जाए, ग्रोथ को मुसलसल इंश्योर किया जाए, प्रोडक्ट राइट टाइम पे मार्केट में रखे जाएं, और हर काम करने वाला जहर मार ना करे काम को खुशी से करे, तो मसला हल हो सकता है। लेकिन वो कहते हैं ना, जैसे आजकल कोविड के लिए वैक्सीनेशन हो रही है, पोलियो के लिए वैक्सीनेशन हो रही है, वो कहता है कंपनीज को भी वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। वो क्यों? चूँकि जब तक टॉप मैनेजमेंट और लोगों के एटीट्यूड में क्वालिटी नहीं आती, क्वालिटी कभी भी इंश्योर नहीं हो सकती। लिहाजा क्या किया जाए भी, क्वालिटी देनी तो है, लेकिन क्वालिटी कैसे इंश्योर की जाए। तो वो ये कहता है भाई इसके लिए क्वालिटी वैक्सीनेशन देनी पड़ेगी। लोगों को वैक्सीनेट करते हैं ना, ड्यूरेबल मेडिसिन, कि एक दफ़ा खा ली लाइफ टाइम पोलियो दूर हो गया। तो क्वालिटी वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। ठीक है, बगैर रोए क्वालिटी देना, क्वालिटी विदाउट टीयर्स। ठीक है जी। सो हम क्या करें? वैक्सीनेट करें। वैक्सीनेट क्या हो सकता है? वैक्सीनेट यह है कि इंटेग्रिटी फॉर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड ऑल मैनेजर एंड ऑल एम्प्लॉयज। क्यों चीफ एग्जीक्यूटिव को मुसीबत पड़ी? क्वालिटी, क्वालिटी के लिए बंदे का काम नहीं। everyone in the top management, everyone in the middle management, everyone in the lower management, involve, part of decision making, keeping hands in hands, understand that हमारे मिले बगैर, हमारे आपस में चले बगैर, हमारे एक दूसरे के साथ ताउन किए बगैर कोई क्वालिटी नहीं हो सकती। सो हमें मिलना पड़ेगा, आपस में चलना पड़ेगा। तो टॉप से लेके नीचे तक सब रेडी। सिस्टम फॉर मेजरिंग कंफॉर्मेंस, एजुकेट ऑल एम्प्लॉयज एंड सप्लायर्स so that quality corrective action and defect prevention become routine। कि
इंटेग्रिटी यूनिटी, इकाई, एक इकाई बनना, एक नुक्ते पे इत्तेहाद हो जाना। ठीक है जी। तो यहां पे डिफेक्ट प्रिवेंशन बिकम रूटीन। डिफेक्ट करके उसको ठीक करना रूटीन नहीं, डिफेक्ट प्रिवेंशन इज रूटीन, कि डिफेक्ट जो है वो होने ही नहीं देना हमने। तो लिहाजा करेक्टिव एक्शन किया जाए, डिफेक्ट प्रिवेंशन किया जाए, और फिर उसके बाद कम्युनिकेशन फॉर आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम, कन्वेइंग प्रोग्रेस, रिकग्नाइजिंग अचीवमेंट। कम्युनिकेशन की जाए, बातचीत की जाए, किस लिए? ताकि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो, प्रोग्रेस कन्वे हो, रिकग्नाइज किया जा सके अचीवमेंट्स को। जाहिर है अप्रिशिएट करने से लोग मोटिवेट होते हैं, ऐसे थोड़ी हो जाते हैं। सो इंटेग्रिटी हो, आपस में इत्तफाक राय हो, हाथों में हाथ हो, जुड़ के एक दूसरे के साथ मिल के काम किया जाए, और मेजरिंग की जाए, कन्फॉर्मेंस की जाए क्वालिटी के साथ। डिफेक्ट करके डिफेक्ट ठीक नहीं करना, रूटीन बनानी है डिफेक्ट प्रिवेंशन की, नुक्स से बचना, नुक्स ना होने देना, और आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को, उसको रेक्टिफाई करना, एंड ऑपरेशन सो दैट प्रोसीजर एंड प्रोडक्ट इन सिस्टम आर प्रूवन बिफोर दे आर इम्प्लीमेंटेड एंड कंटिन्यूली एग्जामिन्ड। के प्रोसीजर, निज़ाम और सिस्टम ऐसा जिसके अंदर जो है हम पहले से वो मैकेनिज़्म ले आए कि हर चीज़ एग्जामिन होके आगे जा रही है, तो गलती का एहतमाल ही कोई नहीं। ठीक है जी। पॉलिसीज और प्रोसीजर ऐसे नहीं जिसमें इबहाम हो, अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस होते हैं जो पेचीदा हो, ना समझ आए, अनएम्बिगुअस जो पेचीदा ना हो, पेचीदा ना हो। प्राइमेसी ऑफ क्वालिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिसीज वाज़ेह हो, पॉलिसीज सिंपल हो, आसान हो, इसमें मुश्किल ना हो। तो लिहाजा इस तरीके से क्वालिटी को प्रमोट किया जा सकता है। क्या तमाम एम्प्लॉइज, मैनेजर और सीईओ एक नुक्ते पे इत्तफाक करें कि हमने मिलकर काम करना है, इंटेग्रिटी से काम करना है, नुक्स सामने आने देना ही नहीं है। एजुकेट किया जाए एम्प्लॉयज़ को कि जनाब क्वालिटी कन्फॉर्मेंस करनी पड़ेगी, डिफेक्ट करके ठीक नहीं करना, आदत बना लो, डिफेक्ट होने ही नहीं देना, और प्रॉब्लम, प्रोसीजर्स और सिस्टम बिल्कुल वाज़िया, कोई डाउट नहीं, कीप इट सिंपल एज पॉसिबल सो डैट देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। अब वही बात आ गई कि जनाब 14 रूल थे, 14 प्रिंसिपल थे फ्यूल के, 14 थे डैमिंग के। अब जनाब इनके भी 14 स्टेप है। अब ये मैंने पहले कहा था, ये जो 14 है ना, इसके अंदर कोई ये हिंसा ही शायद ऐसा है कि क्वालिटी की, मैनेजमेंट की जब बात आती तो ये 14 का लफ्ज़ सामने आ जाता है। चलिए, तो क्या स्टेप्स हैं? पहला स्टेप तो ये है जी कि मैनेजमेंट की कमिटमेंट, मैनेजमेंट की मुदाखलत नहीं, उनका पुख्ता इरादा कि हमने क्वालिटी को इम्प्रूव करना है और ऐसा निज़ाम लाना है। और फिर उसके बाद क्वालिटी इम्प्रूवमेंट टीम, ऐसी टीम्स जो रिप्रेजेंटेटिव्स वह हों जिसमें हर फंक्शन के, और वो सोचें क्वालिटी कैसे बेहतर होगी। और जाहिर है बेहतर तो तब होगी जब कोई मेजरमेंट होगा, जब क्वालिटी का मेजरमेंट ही नहीं होगा तो क्वालिटी ने बेहतर कहाँ से होगा। देन बच्चों कि एक चीज़ वो है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इवेल्यूएशन। हम ये जानते हैं कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज़ नॉट एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस में, बट इंडिकेशन ऑफ वेयर एक्शन नेसेसरी टू करेक्ट एंड डिफेक्ट विल रिजल्ट इन ग्रेटर प्रॉफिटेबिलिटी। कि नुक्स छोड़ देंगे तो नुकसान होगा, नुक्स निकाल देंगे तो नुकसान नहीं होगा, उसका तो फ़ायदा होगा। लिहाजा प्रॉफिट कमाना है तो नुक्स को जाने नहीं देना, इम्परफेक्शन को परफेक्शन में कन्वर्ट करना है। लेकिन ये कब होगा?
जब पूरे के पूरे कुंबे और पूरे की पूरी फर्म को क्वालिटी अवेयरनेस का पता चलेगा, एवरीबॉडी इज अवेयर, ठीक है, स्ट्रेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद एवरीवन, एंड देन करेक्टिव एक्शन, कि करेक्टिव एक्शन किया जाए जहां जरूरी है। एस्टेब्लिश एड हॉक कमिटीज फॉर जीरो डिफेक्ट प्रोग्राम। जीरो डिफेक्ट प्रोग्राम का मतलब है कि जनाब ऐसे दिन मनाए जाएं, ऐसे हफ्ते मनाए जाएं कि इस हफ्ते इस दिन हमने जो काम करना है इसमें ज़ीरो डिफेक्ट छोड़ना है, कोई गलती नहीं छोड़नी, कोई गलती नहीं छोड़नी, ज़ीरो डिफेक्ट। और फिर ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग किसकी शुरू होनी चाहिए? सुपरवाइज़र ट्रेनिंग, ताकि ऊपर वाले लोग ही लर्नेड हों और ज़ीरो डिफेक्ट डे मनाया जाए। आज के दिन कोई गलती वाला काम नहीं करना, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। देन गोल सेटिंग, गोल्स को सेट किया जाए। और फिर एरर काज रिमूवर, एम्प्लॉई आस्क्ड टू डिस्क्राइब on a simple one-page form any problem prevented from carrying out error-free work. Problems should be acknowledged within 24 hours by the function or unit, के उसे एक सिंगल पेज कागज़ दे दिया जाए कि तुम कोई ऐसा एरर लिख के ले आओ, गलती लिख के आया जिसको ठीक कर दें तो एरर प्रिवेंट हो जाए। और 24 घंटे में जो भी लिख के आए उसके ऊपर कार्रवाई कर दें। नतीजा ये कि गलतियां अपनी खुद बहुत बेहतर होती जाएंगी। पीपल विल बिगन टू ग्रो मोर कॉन्फिडेंट दैट देयर प्रॉब्लम विल बी एड्रेस्ड एंड डेल्ट विद केयर। सो एंड रिकग्निशन, ठीक है जी, रिकग्निशन के बगैर तो कुछ नहीं है। जो बंदा काम करता है, गोल्स को मीट करता है, उसे स्पेशल रिकग्निशन मिलना चाहिए, इनाम मिलना चाहिए, अवार्ड मिलना चाहिए, ठीक है जी। और क्वालिटी काउंसिल होनी चाहिए। क्वालिटी काउंसिल प्रोफेशनल टीम लीडर शुड मीट रेगुलरली टू डिस्कस अपग्रेड क्वालिटी प्रोग्राम, के क्वालिटी प्रोग्राम को कैसे और बेहतर किया जाए, ठीक है। और ये नहीं कि एक दफ़ा करके ख़त्म हो गया। डू इट डू इट डू इट अगेन, डू इट ओवर अगेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टिपिकल प्रोग्राम लास्टिंग फ्रॉम 12 to 18 month turnover. Change will dispatch educational process. Important to set new team for representative. Begin the program over again. Start with zero defect. और जब तक काम करते रहो करते रहो करते रहो, इन दी एंड यू विल अचीव अ गुड क्वालिटी। एंड उसके बाद भी इसे आप छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसकी वजह से तो ये सारा मसला हल हुआ। नो प्रॉब्लम बच्चों। तो मैं दूसरे आर का काम थोड़ा सा ओवर स्लिप कर गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कवर कर लूँगा। अब यहाँ पे हम सिर्फ एक बात करके ये आर जो है इसे हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। वो क्या जी? पहली बात तो ये ज़रूरी है ISO स्टैंडर्ड्स। लेकिन यहाँ तक समझ आया तो जी लिख कर एंटर करें यार पहले तो, कि जनाब क्रॉसवे के ऊपर बड़ा टाइम लगा दिया सर ने, अहम मामला था। क्यों बच्चों, जी लिख के एंटर नहीं करेंगे? गुस्सा कर गए यार? भाई आपके भले के लिए पढ़ा रहा हूँ, मुझे कोई शौक़ तो नहीं ना। मैंने देखिए, अगर आप मेहनत करेंगे, आप मेरी बात को गौर से सुनेंगे, क्वालिफाई आप करेंगे, कल को आप जो हैं वो पढ़ लिख कर अच्छी जॉब करेंगे, तो बच्चों आप ही होंडा सिटी ख़रीदेंगे, आप ही होंडा स्विक ख़रीदेंगे। सर का क्या है? सर तो बेचारे जो हैं आपके सामने ही, तो आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ ना, क्या ख्याल है? तो जब आप होंडा सिटी ख़रीदेंगे, मुझे तो ICM में भी कभी आऊँगी, आपने कहाँ पहचानना है भाई? नीली ऐनक लगाई होगी रेबैन की आपने, तो फिर आप बड़े आदमी बन जाएंगे, लड़कियाँ बड़ी औरतें बन जाएंगी, तो हमें किसने पहचानना है? अच्छा बच्चों, चलो कोई बात नहीं, खैर है। तो बात यह है बच्चों कि क्वालिटी को हम आपने भी तो फोकस करना है ना। चलो ये जो क्वालिटी हमने पढ़ी है, इसको अच्छा मुझे मरी लेके जाएगा, ठीक है, गुड है जी, मैं जनाब ज़रूर जाऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा, खूबी की बात यह है कि
बच्चों के अक्सर मुझे फ़ोन आते रहते हैं, कराची से, इस्लामाबाद से, सर आपकी हमने रिकॉर्डिंग पढ़ी सुनी, वही क्वालिफाइड, बड़े खुश माशाल्लाह। मुझे बड़ी खुशी होती है जब वो कामयाब हो जाते हैं। और फिर जब वो मुझे कहते हैं कि आपकी रिकॉर्डिंग सुन के मुझे ये फ़ायदा हुआ, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे कि आई गॉट डबल विन, मुझे कोई डबल विक्ट्री मिल गई, तो बहुत खुशी होती है। बहरहाल इंशाल्लाह तो ज़रूर चलेंगे, अल्लाह आपको कामयाब करे। तो मैं बच्चों से कभी कुछ खाता पीता नहीं हूँ, मेरा रूल नहीं, मैं कुछ लेता नहीं हूँ। हाँ, लेकिन अगर बच्चा कामयाब हो जाए और वो कहे सर मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, आए मैं आपको ये चीज़ खिलाता हूँ, लो जी वो तो मेरा हक है, फिर तो मैं ज़रूर खाता हूँ। मेरे जितने भी बच्चे चार्टेड अकाउंटेंट हैं, ठीक है जी, सीनियर अकाउंटेंट हैं, CMA क्वालिफाइड हैं, जो जब भी मुझे बुलाएं आई लव टू गो विद देम, तो आई हैव कांटेक्ट विद देम, गपशप चलती रहती है। अच्छा बच्चों, कई चीज़ों में हम मशवरा करते रहते हैं आगे, ठीक है जी, कई बिजनेसेस बच्चे करते हैं, फिर वहाँ पे भी डिस्कशन होती रहती है। चलें बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों बात ये हो गई कि हम ये बात कर रहे थे कि सबसे पहली बात इंट्रोडक्शन ऑफ ISO क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर बात करते हैं। देखिए बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, नंबर ऑफ लिस्ट है, मैं लंबे चौड़े गेम में नहीं चाहता। सबसे पहले देखिए कि ISO 9000 इज सीरीज ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड, मोस्ट रिसेंट सेट ऑफ ISO स्टैंडर्ड पब्लिश्ड हुए 2000 में। ISO 9000 पॉपुलर भी काफ़ी हुए थे, और इसके अंदर ISO 9000 9004 कंटेन गाइडलाइन विच हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए थे, जिसके अंदर कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली सर्टिफिकेशन मिल जाता था। अगर उस प्रोसीजर, स्टैंडर्ड और निज़ाम को आप फॉलो करेंगे, उसकी इंस्पेक्शन कराएंगे और उसका जो है आप ऑडिट कराएंगे, तो उसके ऊपर आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो इंक्लूड करता है क्या, a set of procedures that cover all key business process, जो सारे की बिजनेस प्रोसेस को कवर करे, एडिक्वेट रिकॉर्ड रखे हर चीज़ का, क्या बनी क्या क्वालिटी, चेकिंग आउट फॉर डिफेक्ट्स को चेक करते रहें, उनको रेक्टिफाई करते रहें, और उसके साथ साथ बच्चों फैसिलिटेटिंग द कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट, के इम्प्रूवमेंट को कॉन्टीन्यूस करते रहें, तो हम यकीनन सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। तो फिर इफ़ कंपनी रिसीव सर्टिफिकेट इन क्लेम ISO रजिस्टर्ड, तो फिर वो क्लेम कर दिए कि हम ISO रजिस्टर्ड हैं, और इसका टाइम टू टाइम ऑडिट होता रहता है कि क्या ये वाकई उसी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं जो इन्होंने डिज़ाइन करके दिया है, क्या ये रिकॉर्ड वैसे ही रख रहे हैं, क्या ये डिफेक्ट को वैसे ही ट्रेस कर रहे हैं, क्या ये मुसलसल इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो इनको सर्टिफाइड मिल जाता है। इससे एक्सपोर्ट का स्टैंडर्ड मिल जाता है, फिर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं आप, और बाज़ प्रोडक्ट्स के अंदर इसके लिए ISO स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड भी होता है। उसके बाद आया था ISO 14001, ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ कंपनी स्पेसिफाइज अ प्रोसेस फॉर कंट्रोलिंग इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस रिगार्डिंग, कहीं आप वेस्ट तो नहीं कर रहे एनर्जी को, कहीं आप वेस्ट तो नहीं कर रहे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ पावर को, और कहीं एनर्जी इमिशंस तो नहीं हो रहे, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड है। इसलिए मैंने सिर्फ दो रखे हैं इस हवाले से, ISO 9000 9004 जो बेसिकली प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के हवाले से निज़ाम के हैं, और जो ISO 14001 है, इसका स्टैंडर्ड सिर्फ इस चीज़ के साथ है कि आप एक ऐसा तरीक़ाकार फॉलो कर रहे हैं जिसमें ना तो बिजली ज़ाया हो रही है, ना पेट्रोल ज़ाया हो रहा है, ना लुब्रिकेंट ज़ाया हो रहे हैं, और ना ही एनर्जी इमिशन हो रही है, वो आप लास्ट टाइम तक उसे कंज्यूम करते हैं जब तक उसके अंदर पावर है। तो ये है ISO 14000, ठीक है जी। अच्छा, बिल्कुल लास्ट में जाके आखिरी चीज़ बस शेयर करूँगा आपके साथ, और वो ये है बच्चों के बेंचमार्किंग। देखिए इम्प्रूवमेंट करने के कई तरीके हैं, उसमें से एक तरीका बेंचमार्किंग का है। आप कहेंगे सर कोई ज़्यादा बड़ी बात ही नहीं, बहुत छोटी सी बात। देखिए आप अकाउंटेंट बन रहे हैं, ईमानदारी से सोचिए, आप अकाउंटेंट बन तो रहे हैं,
लेकिन आपके अकाउंटेंट बनने में कोई ना कोई इंसान ऐसा ज़रूर होगा जिसको आपने अपना रोल मॉडल बनाया होगा। क्या ख्याल है? ऐसा है कि नहीं बच्चों? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपका कोई रोल मॉडल ही ना हो। क्यों जी? इज इट सो आर नॉट? क्यों जी, ऐसा हो सकता है? नहीं, हो ही नहीं सकता। हर एक का एक रोल मॉडल। मैं अपनी बात कर लेता हूँ। मेरे रोल मॉडल मेरे मामू। अच्छा, अब ये नहीं कि मामू होने की वजह से रोल मॉडल। मेरे चचा डॉक्टर हैं, द लीडिंग डॉक्टर ऑफ इस्लामाबाद। मेरे मामू चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं इंग्लैंड से। लेकिन मेरे रोल मॉडल मेरे मामू हैं, मेरे चाचू नहीं है। बहुत प्रोफेशनल आदमी मेरे चाचू, बड़े मेहनती आदमी, गरीबों का बड़ा भला करते हैं। लेकिन येट डैट उनके 3 बच्चे भी आगे डॉक्टर हैं, दोनों बेटियां भी, उनका बेटा भी। बट येट माई रोल मॉडल इज माई मामू, बिकॉज आई एवर सी ही नेवर मिस प्रेयर। वो नमाज मिस नहीं करते। उन्होंने बहुत नीचे से स्टार्ट किया, बहुत नीचे से, इतने पीछे से स्टार्ट किया कि आप सोच भी नहीं सकते कि मेरे जो मामू हैं, यानी वो जब छोटे थे तो उनके वालिद वालदा दोनों गुजर चुके थे जब वो क्लास 6 में थे। उन्होंने मैट्रिक किया जब वो कोई क्लैरिकल जॉब कर रहे थे, वो भी इसलिए कि वो आए तो कंडक्टर बन गए थे। लेकिन उन्होंने जब मैट्रिक किया तो उन्होंने, कंपनी ने कहा कि यार चलो टिकटें दिया करो कंडक्टर्स को। बट ही वर्कड अ लॉट and improved and earned his chartered accountancy in very young age, and then he gone from where? UK. So anyway, लोग यूके जाके कहते हैं बस पाउंड आ रहे हैं, रहने दो। बट उन्होंने पाकिस्तान का नाम डबोया नहीं। उन्होंने वहाँ जाके प्रोफेशनलिज्म किया, लीडिंग बैंक में जॉब की, और वहाँ के कम्युनिटी के अंदर एक पाकिस्तानियों का एक इमेज बिल्ड किया कि वी आर प्रोफेशनल, वी आर क्वालिफाइड पीपल। दिस इज़ वट ही इज़, दैट इज़ वाई ही इज़ माई रोल मॉडल। सो एनीवे, बात करते हैं बच्चों। क्या देखिए, बात है बेंच मार्किंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट्स, कि कंपनी के जो प्रोडक्ट है उनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाए। सर्विसेज प्रोसेस्ड अगेंस्ट दोज ऑफ अनदर एंड बिजनेस कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। कि तुम रोल मॉडल बना सकते हो ऐसे ही जैसे एक इंसान अपने लिए रोल मॉडल बना के उसे कॉपी करता है ना, कि मैंने ऐसा बनना है। इसी तरह तुम इंडस्ट्री के अंदर कोई भी फॉर्म लेके, कोई भी प्रोडक्ट लेके, कोई भी सर्विस लेके उसे अपना रोल मॉडल बना सकते हो, और वो रोल मॉडल को कॉपी करते करते तुम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। इसे हम कहते हैं बेंच मार्किंग। ये है बेंच मार्क। रिपीट करता हूँ, जैसे इंसान एक रोल मॉडल कह के कहता मैंने इसको कॉपी करना, और उसको कॉपी करते करते इम्प्रूव कर जाता। इसी तरह क्या होता है कि आप एक इंडस्ट्री का प्रोसेस या अमल ले लेते हैं और उसको आप कूप अप करते करते इम्प्रूव कर जाते हैं। तो दिस इज वी कॉल्ड बेंचमार्क। बेंचमार्क जो है वो आप 3 तरह से कर सकते हो। कैसे? कंपेटिटिव बेंचमार्क, किसी इंडस्ट्री की ये दूसरे सक्सेसफुल कंपेटिटर को लेके मैंने इसको बेंचमार्क बनाया, इसको कूप अप करना। भाई जब तक तुम खुद लीडर नहीं बनते, जो लीडर कर रहा है वो कॉपी कर लो, कम से कम कुछ तो इम्प्रूवमेंट आएगी। दूसरी बात क्या है? इंटरनल बेंचमार्क। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मार्केटिंग डिपार्टमेंट और एचआर डिपार्टमेंट और जनाब परचेज डिपार्टमेंट कहते हैं सबसे अच्छा डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट है, हम सब इसको कॉपी करेंगे, ये हमारा बेंचमार्क है, जो प्रोसीजर ये अडॉप्ट कर रहे हैं वही हम करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल बेंचमार्क। इंडस्ट्री का कोई प्लेयर लेके कॉपी कर लिया तो कंपेटिटिव बेंचमार्क, अंदर का एक प्रोसेस लेके उसको कर लिया तो वो इंटरनल बेंचमार्क। और अगर किसी काम या तरीक़ाकार को पकड़ लिया तो फंक्शनल बेंचमार्क के काम करने का ये तरीका है, जैसे क्रॉसवे के कहे गए तरीके को 500 बड़ी कंपनीज में से 40% ने अपना कंसल्टेंट मांगते हुए कूप अप किया। ठीक होगी ना बात? तो यही
क्या है शाबाश, कि अगर लेट से हम एक कार मैन्युफैक्चरर हैं, लेट से हम एडम मोटर्स हैं, तो हम एडम मोटर्स हैं तो हम ये कहते हैं कि एडम मोटर्स वाले गाड़ी तो बना रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं जनाब पाकिस्तान की मार्केट में टोयोटा हमारा बेंचमार्क है, जो टोयोटा करता है हमने ये करना, तो ये कंपेटिटिव बेंचमार्क है। लेकिन अगर एडम मोटर्स कहता है कि हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट सबसे अच्छा है, बाकी डिपार्टमेंट HR परचेज वो कहते हैं जो जिस तरह ये चलते हैं हमने ऐसे चलना है, तो ये इंटरनल बेंचमार्क है। चूँकि आप बाहर नहीं गए, अपने ही एक डिपार्टमेंट को अपना रोल मॉडल बना लिया। और फंक्शनल बेंचमार्क ये है कि किसी बंदे ने काम करने का प्रोसीजर बताया, तरीका बताया, आपने कहा ये प्रोसीजर अब मेरा बेंचमार्क है। ठीक हो गई जी बात? क्यों भाई जवेरिया बेटी, बात क्लियर है? जवेरिया एग्री? चलिए अब बात करते हैं क्या, पहले बेंचमार्क क्या होता है, सेलेक्ट अ प्रोसेस टू बी बेंचमार्क्ड। एक प्रोसेस सेलेक्ट किया गया, जिम्मेदारियां असाइन की गई कि ये काम तुम्हारा, ये काम तुम्हारा, ये काम तुम्हारा। आइडेंटिफाई किए गए पोटेंशियल पार्टनर टू बेंचमार्क अगेंस्ट, कि जो बेंचमार्क अगेंस्ट पार्टनर होंगे, जो डिज़ाइन करेंगे, उसको बना के देंगे कि ऐसी कॉपी करनी है, ये काम करना है, ये स्टेप लेने हैं। उसके लिए कलेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन को, एनालिसिस करेंगे, एवेल्यूएट करेंगे कि भाई टोयोटा को बना लिया आपने बेंचमार्क, अब बताइए टोयोटा जो है वो उसको ऐसी बेंचमार्क बना लेंगे, नहीं, जिम्मेदारियां लगानी पड़ेंगी, पोटेंशियल पार्टनर लाने पड़ेंगे, एनालिसिस करना पड़ेगा ये काम करते कैसे हैं, फिर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, रिव्यू करेंगे। दोबारा रिपीट करते हैं, टोयोटा के किसी अमल को बेंचमार्क बना लिया, अपने ही एम्प्लॉयज़ में से जिम्मेदारियां देनी पड़ेंगी, भाई तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, आइडेंटिफाई करो पोटेंशियल पार्टनर्स, कोई और बाहर से अंदर से जो ये कर सकें, और फिर उसके बाद उस डिज़ाइन को कलेक्ट करोगे, उसकी मालूमात लाओगे, फिर हमें बेस्ट प्रैक्टिस बताओगे, फिर हम उसके ऊपर अमल करेंगे, और फिर हम रिव्यू करेंगे कि हम कहीं से हट तो नहीं रहे। सही हो गया बच्चों? जी बच्चे, मुझे ये सवाल समझ नहीं आया अहमद फराज आपका, सर आप कौन से? मैं आई एम फ्रॉम लाहौर, आई एम फ्रॉम लाहौर, मैं लाहौर से हूँ। एंड आई हैव डन फ्यू ऑफ माई कोर्सेज, कुछ कोर्सेज मैंने इस्लामाबाद से भी पढ़े थे आके। उसके बाद मैं जो ग्रेजुएशन मैंने किया मुल्तान से किया, चूँकि जिन दिनों मैं ग्रेजुएशन कर रहा था मुझे अपेंडिक्स हो गया था, मुझे लाहौर में दाखिला नहीं मिला, मेरा डेट ऑफ एडमिशन गुजर गया, फिर मैं बहादुर यूनिवर्सिटी मुल्तान चला गया। वहाँ मैंने पहले MSc किया उसमें इकनॉमिक्स में, फिर मैंने MBA किया, तो इस तरह मैं काफ़ी शहरों में फिरा हूँ। लेकिन मैं आई बिलोंग्स टू लाहौर, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। अच्छा बच्चों, तो यहाँ तक जो बात है हमने मुकम्मल कर ली। तो ये बच्चों वैसे मेरा काम था सेकंड आवर का, बट टू सम हाउ थोड़ा सा मैं इसको लेंथी कर गया हूँ, काम था भी बड़ा रिलेटेड और बड़ा आपसे कंसर्न था, इसलिए इसके ऊपर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाना पड़ा। तो आज का टॉपिक था ही बड़ा हार्ड सारे के सारे। लेकिन चलिए तीसरे आर्ट्स को शुरू करते हैं।